हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा ऋग वैदिक में जो इकोनॉमी थी वो किस प्रकार की हुआ करती थी और आर्यंस का जो ऑक्यूपेशन था वो किस प्रकार का था और क्या क्या काम करते थे आर्यन से, क्या क्या नहीं करते थे, वो सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में देख ली। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्यंस यानी ऋग वैदिक काल में जो सोसाइटी हुआ करती थी, सामाजिकता वो किस प्रकार की हुआ करती थी। आखिरकार समाज में कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे थे जो पाए जाते थे और कौन कौन से नहीं थे। तो इस वीडियो हम इन सारी चीज़ों से डील करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। तो देखिए, ये पूरी सीरीज़ होने वाली है हिस्ट्री ऑप्शनल की। आप इसे कंप्लीट देखिएगा वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सोसाइटी जो थी अर्ली वैदिक जो पीरियड की सोसाइटी थी वो कहीं ना कहीं पैट्रियार्किकल बेस्ड थी, क्योंकि हमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे दिखते हैं कि जिससे हम ये मतलब अनुमान लगा सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं कि जो पैट्रियार्किकल पैटर्न था ना वो ही कंटिन्यू था। जैसे कि जो हेड हुआ करता था फैमिली का वो फादर हुआ करते थे और कुलप्पा ग्रैंडफादर को बनाया जाता था। कहीं ना कहीं जो जो हेड थे फैमिली के वो भी मेल ही थे। तो ये चीज़ भी एक तरीके से हमें जो ना इशारा करती है इस चीज़ की तरफ कि जो सोसाइटी हुआ करती थी वो पैट्रियार्किकल हुआ करती थी। और जो कॉन्सेप्ट था जॉइंट फैमिली का वो वहाँ पर प्रैक्टिस हुआ करता था, यानी सारे जितने भी लोग इकट्ठे होकर रहा करते थे। आपने जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली तो सुना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें जो जॉइंट फैमिली वगैरह थी, जॉइंट फैमिली वहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे। सबके सब जो है ना पैटर्नल साइड की तरफ रहा करते थे, यानी पिताजी के साथ। अब जो सोसाइटी थी वो कहीं ना कहीं तीन भागों में बटी हुई थी, तीन क्लासेस में बटी हुई थी। जो पहली क्लास थी वो थी प्रिस्टली क्लास, यानी ब्राह्मण एंड ऑल, ठीक है। और दूसरी थी वॉरियर क्लास, यानी क्षत्रिय जो युद्ध वगैरह लड़ते थे, ठीक है। और जो तीसरी थी वो थे कॉमन पीपल, जिसमें इंक्लूड होते थे वैश्यास एंड शूद्रास। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशन की। ऑक्यूपेशन भी यहाँ पर सबके लिए खुला हुआ था, यानी हर कोई ऑक्यूपेशन में पार्टिसिपेट कर सकता था। मगर आगे जाके जो है ना क्या होगा लेटर वैदिक पीरियड में, सबके जो ऑक्यूपेशंस है ना वो उनके वर्ना के हिसाब से होने वाले हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा हमारे जो कंटेम्प्रेरी एरा चल रहा है, यानी कंटेम्प्रेरी टाइम में जो हमारी सोसाइटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की जो बेस है ना उस पर डिवाइडेड है। मगर वहीं पर जो एंशिएंट पीरियड हुआ करता था वहाँ पर ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकली बेस नहीं हुआ करता था। वहाँ पर चीज़ें वर्नास के हिसाब से चलती थी, यानी जो ब्राह्मण्स थे उनको फर्स्ट यानी लेवल पर रखा जाता था और जो क्षत्रिय थे उनको सेकेंड पर, वैश्य थर्ड एंड शूद्रास लास्ट, ठीक है, और फोर्थ हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मैरिज का कॉन्सेप्ट कैसा था। ये चीज़ आपको समझ में आई कि इकोनॉमिक बेसिस पर हमारी जो सोसाइटी है आज के समय में वो डिवाइडेड है। यानी यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि आज रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, तो ये सारी चीज़ें डिवाइडेड हैं। मैं आपको सीक्वेंस में बताता हूँ। देखिए, रिच में भी अपर रिच, मिडिल रिच और लोअर रिच। मिडिल में भी अपर मिडिल, लोअर मिडिल, सॉरी मिडिल मिडिल और लोअर मिडिल। पुअर में भी अपर पुअर, मिडिल पुअर और लोअर पुअर। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे जो बीपीएल फैमिलीज होती हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। यहाँ पर तो ऐसे डिवीज़न था, मगर वहीं पर ये सारी चीज़ें जो एंशिएंट टाइम था वहाँ पर वर्ना के हिसाब से डिवाइडेड थी, ठीक है। अब देख लेते हैं हम मैरिज का कॉन्सेप्ट कैसा था। तो अर्ली वैदिक पीरियड में मैरिज को एज अ सेक्रेड टाई, यानी एक जो पवित्र बंधन माना जाता था। तो यहाँ से इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो सेक्रेड टाइज माना जाता था, इससे जो दो फैमिलियों का यूनियनाइजेशन, यानी दो फैमिली आपस में मिलती हैं, ठीक है। अब दो फैमिली आपस में मिलेंगी तो अच्छे से रहेंगी, एक जॉइंट फैमिली क्रिएट हो जाएगी, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे काफ़ी प्रकार की मैरिजेस हमें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब यही होता है कि एक हस्बैंड जो ना, एक हस्बैंड की दो से ज़्यादा वाइफ हैं। मोनोगैमी एक ही वाइफ होना, ठीक है। और मे बी जो फीमेल है उसका एक ही हस्बैंड होना, ठीक है। और बाईगैमी का मतलब दो शादियां करना, ठीक है। नो पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री का मतलब एक जो वाइफ है, एक फीमेल है, उसके एक से ज़्यादा हस्बैंड नहीं हो सकते।
और नो चाइल्ड मैरिज के कोई भी एविडेंसेस हमें वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिले हैं। और ना ही हमें ये चीज़ देखने के लिए मिली है कि वहाँ पर डाइवोर्स वगैरह प्रैक्टिस होता था या नहीं, ठीक है। मगर वहाँ पर जो एज थी ना वो कहीं ना कहीं डिसाइडेड थी कि 16 साल की लड़कियों की शादी होगी और 17 की बॉयज़ की। मगर ये चीज़ें कहीं ना कहीं आगे जाके जो ना कन्वर्ट हो जाती हैं और हमें सती वगैरह और जो कहते हैं ना विडो रीमैरिज भी देखने के लिए मिलती है। विडो रीमैरिज तो यहाँ पर भी थी शायद, ठीक है। और विडो रीमैरिज देखिए यहाँ पर भी थी कि जो फीमेल हुआ करती थी वो खाली जो डेड हस्बैंड है ना उसके ब्रदर से ही शादी कर सकती थी। मगर आगे चलकर हमें जो सती है ना वो भी देखने के लिए मिलेगी और चाइल्ड मैरिज भी देखने के लिए मिलेगी आगे चलकर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो ना एक जैसे कि आज के समय में डाउरी प्रैक्टिस करते हैं हम, डाउरी में काफ़ी सारा दान दहेज वगैरह मिलता है लड़की के साथ, पैटर्नल साइड से लिया जाता है और जो मैटरनल साइड होती है यानी पैटर्नल साइड से दिया जाता है और पैटर्नल साइड ही उसे रिसीव करती है, यानी लड़के वाले लेते हैं और लड़की वाले देते हैं। तो यहाँ वो समय पर क्या होता था कि डाउरी जो था ना वो स्त्री धना के फॉर्म में दिया जाता था, यानी एक वॉलंटरी गिफ्ट हुआ करता था एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना जो स्त्री धना के रूप में जो दिया जाता था वो कैटल हुआ करती थी पैटर्नल साइड से, मगर ये कंपलसरी नहीं हुआ करता था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो डाउरी था ये वॉलंटरी था ना कि कंपलसरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें बात कही गई कि जो एजुकेशन थी वो ऑप्शनल थी, यानी आप पढ़ भी सकते हो या नहीं पढ़ सकते, जो भी आपका मन करे। आप प्राइवेट ट्यूशन्स भी ले सकते हो, प्राइवेटली ऋषि मुनीस को अपने घर पर बुलाकर पढ़ सकते हैं। देखिए जो क्षत्रिय जो हुआ करते थे, यानी जो सेकंड लेवल में जो सेकंड जो वर्ण होता है उसमें जो सेकंड लेवल पर जो आते थे वो कहीं ना कहीं अपने घर पर ही ऋषि मुनीस को बुलाया करते थे और पढ़ाया करते थे। हमें ये एक चीज़ें आगे भी देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि बुद्धिज़्म, बुद्धा में जो सिद्धार्थ जी के जो पिताजी थे, यानी बुद्धा के जो पिताजी थे सुधोधना, उन्होंने कहीं ना कहीं उनको तकरीबन 29 साल तक अपने जो घर में अपने महल में अपने कैसल में ही रखा था और वहाँ पर ही ऋषि मुनियों को उनको पढ़ाने के लिए ही बुलाया था। सारी जो शिक्षा थी उनका वहीं पर हुआ था। क्योंकि अब हम आगे जो लेटर वैदिक पीरियड में आश्रमास के बारे में भी डिस्कस करेंगे, आश्रमास क्या थे। तो आश्रमास में कहीं ना कहीं जो बुद्धा थे उनको जाने नहीं दिया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर एजुकेशन में पढ़ाया क्या जाता था, सिंपली डिसिप्लिन पढ़ाया जाता था कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर किसी भी चीज़ को एक्वायर करना है या किसी भी चीज़ को चाहना है, पकड़ना है या अपनी तरफ लेना है तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब भी काम करता है जब डिसिप्लिन मैटर करता है। ये एक्स्ट्रा जानकारी है, ठीक है। अब एथिक्स पढ़ाया जाता था, ऑनेस्टी पढ़ाई जाती थी, इंटीग्रिटी पढ़ाई जाती थी वहाँ पर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाया करती थी। मगर अब बात आती है, क्या हमने सारी चीज़ देख ली कि एजुकेशन वगैरह भी देख ली, मैरिजेस वगैरह भी देख ली और सोसाइटी किस प्रकार की थी वो भी देखी हमने, मगर क्या वहाँ पर स्लेव्स वगैरह पाए जाते थे? तो स्लेव्स के हमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स होते थे उन्हें कहीं ना कहीं राजन के द्वारा एक्वाइर करा जाता था और राजन के पास वो रहा करते थे। तो राजन के जो प्रिजनर्स मतलब राजन के पास जितने भी प्रिजन हुआ करते थे एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी एक वगैरह युद्ध वगैरह लड़ा गया है राजन के द्वारा, उसमें जो अपोजिशन पार्टी है वो हार गई तो उसके जितने भी जो सैनिक हैं उनको एज अ प्रिजनर रख लिया गया और उनको एज अ स्लेव यूज़ करा गया, ठीक है। अब परचेज स्लेव भी हुआ करते थे, यानी कोई भी अगर जैसे कि मान के चलिए कि दो पर्सन है, ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। ए जो है वो साहूकार है और बी जो है एक ब्राह्मण है, ठीक है। मगर वहाँ पर साहूकार क्या है, साहूकार को स्लेव वगैरह खरीदने हैं तो साहूकार कहाँ जाएगा, ब्राह्मण के पास जाएगा। ब्राह्मण उसके जो ना उसको जो ना मार्केट बताएंगे कि यहाँ पर मार्केट है, ऐसे ऐसे चले जाओ अब। तो मार्केट भी हुआ करती थी और वहाँ पर स्लेव परचेज एज ए खरीदे जाते थे और एक दूसरे से भी स्लेव्स वगैरह खरीद लिया करते थे पैसे देकर। आपने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें फिल्मों में देखी हैं, क्योंकि ये जो फिल्में हैं आज के ज़माने की जितनी बनी, यानी जितने भी जो हिस्टोरिक पर्सनैलिटी यानी हिस्टोरिकल लाइन पर जो फिल्में बनी हैं वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उन्हीं को डिपिक्ट करती हैं जो हिस्ट्री में हमारे रही हैं, ठीक है। अब जो स्लेव्स उनको बेचा भी जाया करता था, ये भी हमने देख लिया। अब स्लेव्स जैसे कि मान के चलिए ट्रांसफ़र भी किया जाता था। सपोज़ कि
स्त्री धना में क्या हुआ कि एक जो बेटी है उसके साथ जो है ना एक स्लेव को भेज दिया कि आपको जो है ना जो मेरी बेटी है जो मतलब लड़की वाले हैं उन्होंने भेज दिया बेटी के साथ कि आपको इसका ख्याल रखना है और आपको इन्हीं की सेवा करनी है। तो ऐसा ट्रांसफर भी हुआ करते थे, एक राजा ने दूसरे राजा को ट्रांसफ़र कर दिए, एक साहूकार ने दूसरे साहूकार को ट्रांसफ़र कर दिए और एक जो अमीर आदमी उसने दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये सारी चीज़ें चला करती थी बहुत ज़्यादा। अब जैसे कि कोई मान के चलिए कोई भी राजा वगैरह के बीच में युद्ध हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, अगर राजा को ये लगता है कि मैं हार जाऊँगा और मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं जो मेरे अपोजिशन में खड़ी है पार्टी उसको मैं हरा नहीं सकता, तो इससे क्या होता है वॉलंटरी कन्फेशन भी क्या लिया जाता था कि हाँ यू कैन अडॉप्ट मी एज योर स्लेव, यू कैन गेट मी एज योर स्लेव, तो मैं आपका स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ। तो ये सारी चीज़ें वॉलेंट्री भी हुआ करती थी और गिफ्टेड भी हुआ करती थी कि स्लेव्स वगैरह जो है ना गिफ्ट भी किए जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ हमें बहुत अचंभित नहीं, बहुत ये तो सबके आपने देखा होगा फिल्मों में भी ये सारी चीज़ें कि जो वुमेन स्लेव हुआ करते थे ना उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। इवन आज के समय में भी अगर देखा जाए तो वुमेन्स आगे बढ़ रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है और उनको जो है ना आगे बढ़ना चाहिए। तो पिछले ज़माने में भी यानी एंशिएंट टाइम में भी वुमेन जो स्लेव हुआ करती थी उनको ही प्रेफरेंस, क्योंकि उनके अंदर एक लॉयल्टी देखी जाती है, वो अपना काम लॉयल्टी से करती हैं। ठीक है, और जो ड्यूटी होती थी ना स्लेव्स की वो ये होती थी कि जो उन्हें अपने मास्टर्स का हर एक हुक्म मानना है। तो ये सारी बातें थी स्लेव्स के बारे में। मगर एक चीज़ जो आपको समझनी चाहिए यहाँ पर कि जो फीमेल स्लेव्स अगर किसी बच्चे को जन्म दे देती थी तो उसका जो बच्चा था और वो ऑटोमेटिकली स्लेवरी से रिलीव्ड हो जाते थे, मतलब स्लेवरी से हमेशा के लिए बाहर हो जाते थे और उसका जो मास्टर था ना वो कहीं ना कहीं उसका हस्बैंड बन जाता था और जो स्लेव थी वो कहीं ना कहीं उसकी वाइफ बन जाती थी। तो ये सारी चीज़ें हमें एंशिएंट टाइम में ऋग वैदिक पीरियड में देखने के लिए मिलती हैं। और एक चीज़ जो हमें यहाँ पर नोट डाउन करनी है कि स्लेव्स को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता था, ना कि स्लेव्स की तरह कि हाँ भाई तुम यहाँ जाओ और वो काम कर लो, मतलब तू तड़ाक वाली जो लैंग्वेज होती है अब्यूजिव लैंग्वेज वो यूज़ नहीं करी जाती थी। एकदम पोलाइटली और अच्छे तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता था उनके मास्टर्स के द्वारा। और एक चीज़ हमें ये भी देखने के लिए मिली, अगर कोई भी मुँह के वर्ड से मुँह से कोई भी वर्ड निकल गया कि मुँह से कोई भी वर्ड निकल गया और उसमें ये कहा गया कि मैं तुम्हारा स्लेव हो जाऊँगा, तो उन वर्ड से भी स्लेव बना जा सकता था। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट सपोज कि दो राजाओं के बीच में आपस में यानी दो फ्रेंड्स के बीच में जो ना आज के समय में भी आप हम कहते हैं ना कि एक शर्त लगाते हैं, उसके बाद अगर कोई भी एक शर्त में ये हो कि तुझे मेरा ये काम करना होगा तो ये काम करा जाएगा। तो ऐसे ही उस समय क्या होता था कि अगर कोई दो पर्सनैलिटी हैं, दो पर्सन है, उनके बीच में शर्त लगी कि मैं तेरे को तू मेरा ये काम कर दे या तूने अगर ये कर दिखाया तो मैं तुम्हारा स्लेव बन जाऊंगा। तो ये होते थे वर्ड ऑफ माउथ। तो यहाँ पर भी स्लेवरी हमें एविडेंट होती है। ठीक है, अब देखा जाए अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा के अनुसार क्या होता था कि जिसके पास भी ज़्यादा नंबर ऑफ स्लेव हुआ करते थे ना उसको ज़्यादा वेल्दी माना जाता था। अब यहाँ पर भी यही होता है, देखिए अब नौकर चाकर एक जो पुअर क्लास फैमिली है और जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके यहाँ पर तो नौकर चाकर लगेंगे नहीं। ऑब्वियसली नौकर चाकर किसके यहाँ लगेंगे, जो हायर क्लास यानी रिच फैमिली वेल ऑफ फैमिली होंगी उनके यहाँ पर नौकर चाकर लगेंगे यानी सर्वेंट्स एंड ऑल। तो अब वहाँ पर भी तो यही कंडीशंस अप्लाई होती थी कि उस समय पर एंशिएंट टाइम में ऋग्वैदिक पीरियड में यही होता था कि जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्लेव्स सबसे ज़्यादा होंगे ना तो उनको ही यानी रिच माना जाता था, वेल ऑफ माना जाता था, प्रॉस्पेरस माना जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अनटचेबिलिटी बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलती है, यानी अनटचेबिलिटी का कोई नामो निशान ही नहीं था, मगर प्रोस्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता था। प्रोस्टिट्यूशन तो आप जानते ही हैं, यानी एक प्रोस्टिट्यूशन आप सर्च कर लीजिएगा, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। तो प्रोस्टिट्यूशन वहाँ पर एग्जिस्ट करता था। ठीक है, मगर उसके कुछ रूल्स हुआ करते थे। यहाँ पर जो प्रोस्टिट्यूटर होते थे वो दोनों ही जेंडर्स के होते थे, जैसे कि मेल वगैरह भी हुआ करते थे और फीमेल वगैरह भी हुआ करते थे, दोनों ही प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोस्टिट्यूशन। अब यहाँ पर अगर कोई प्रोस्टिट्यूट एक बच्चे को जन्म देती है तो यहाँ पर क्या होता था कि वो जो बच्चा है और प्रोस्टिट्यूट अगर उसने जन्म दे दिया तो उसको आउटकास्ट का दर्जा मिलेगा, यानी उसे जो ना गांव के बाहर यानी आउटस्किट्स जो होते हैं ना आउटकिट्स वहाँ पर उसे जगह मिलेगी और उसे विलेज के बाहर ही रहना पड़ेगा। आउटकास्ट चंडालाज आगे नाम मिलेगा इन्हें चंडालाज। ठीक है, तो फीमेल प्रोस्टिट्यूट, मगर यहाँ पर एक और प्रावधान ये था कि यहाँ पर जो फीमेल प्रोस्टिट्यूट
ट्यूटर होती थी ना, वो अपने आप को कभी भी और किसी भी वक्त अपने आप को अपने काम से आज़ाद कर सकते थे। अब ये तो हमें देखने के लिए मिला आउटकास्ट यहाँ पर प्रिवेल करती हैं कि अगर प्रोस्टिट्यूट से कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो उसे आउटकास्ट का दर्जा दिया जाता था। और ऑक्यूपेशन सबके लिए ऑन था, मतलब ओपन था, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो शूद्राज हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइड थी सोसाइटी वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड थी। पहली प्रिस्टली क्लास, दूसरी यानी वॉरियर क्लास, तीसरी कॉमन पीपल में वैश्यास एंड शूद्राज सारे ही आ रहे हैं। मगर आगे चल के जो लेटर वैदिक पीरियड में ये जो क्लास होगी ना वो 4 भागों में बढ़ जाएगी। जैसे कि प्रिस्टली यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्राज जो जिनको नॉमिनल वर्ग दिया जाएगा, जिन्हें चारों वर्णाज जो अपर वर्णाज है ना, 3 वर्णाज उनकी सेवा करनी है। वैश्य यानी ट्रेड में इंगेजमेंट होगा, उन्हें एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस करना होगा। और क्षत्रिय यानी जिन्हें जो पीपल हैं उनको उनकी प्रोटेक्शन करनी होगी, उनको प्रोटेक्ट करना होगा और प्रोटेक्शन प्रदान करनी होगी। और जो ब्राह्मण्स हैं उन्हें जो टीचर्स वगैरह का रोल दिया जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि यज्ञ वगैरह करना, किसी भी सेरेमनीज वगैरह और सैक्रिफाइसेस वगैरह परफॉर्म करना, तो ये सारी चीज़ें ब्राह्मण से एसोसिएट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखा जाता है कि जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी ना वो कहीं ना कहीं इगैलिटेरियन थी, क्योंकि यहाँ पर सबके अधिकार की बात की गई है। यहाँ पर कहीं भी किसी को भी मतलब वंचित नहीं रखा गया, डिप्राइव नहीं रखा गया, अवॉइड नहीं करा गया किसी भी चीज़ से। तो ये था हमारा अर्ली वैदिक पीरियड में कि सोसाइटी किस प्रकार की थी अर्ली वैदिक पीरियड में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए आपको क्या पसंद आया और किस वीडियो पर, किस एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, मैं उस टॉपिक को लेकर आऊँगा आपके लिए। तो आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।